गांव के छोटे बाजार में मोहन नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसकी पहचान उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले मोहन अपनी पुरानी ठेला गाड़ी लेकर खेतों की ओर जाता और किसानों से ताजी सब्जियां खरीदता। वह अपनी मेहनत और मुस्कान के साथ हर गांव में अपनी सब्जियां बेचने निकल पड़ता। गांव वाले हमेशा कहते, मोहन के तराजू में कभी झूठ नहीं होता। उसकी सब्जियां न केवल ताजी होती है, बल्कि उसका व्यवहार भी इतना अच्छा है कि लोग उससे खरीदने में खुशी महसूस करते हैं। एक दिन मोहन सुबह जल्दी उठकर अपने बेटे गोपाल से बोला, गोपाल, गाड़ी को देख लेना, पहिया सही लग रहा है या नहीं। कल रास्ते में ठेला अटक गया था, अगर समय पर खेत नहीं पहुंचा तो अच्छी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? दूसरों की तरह सब्जी बेचते वक्त थोड़े ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? हमारी हालत भी सुधर जाएगी। बेटा, पैसा मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाए तो उसमें बरकत होती है। अगर मैं गलत तरीके से पैसे लूंगा तो शायद मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकता। उस दिन मोहन ने अपनी गाड़ी में ताजी सब्जियां लादकर बाजार में जगह बनाई। बाजार में ग्राहकों की भीड़ थी। लोग सब्जियां खरीदने में व्यस्त थे। मोहन अपने ग्राहकों से हर बार मुस्कुराते हुए पूछता, दादी, आज पालक ताजा है, ले लीजिए। क्या तोरई चाहिए? मोहन, मुझे पालक और आलू दे दे, पर याद रखना ज्यादा दाम मत लेना, मैं गरीब हूँ। दादी, मेरी गाड़ी से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जितना आपको देना है उतना दे दीजिए, बाकी का मैं भगवान पर छोड़ता हूँ। बाजार में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आई। उसमें से रमेश नाम का अमीर व्यापारी उतरा। वह अपने परिवार के लिए सब्जियां खरीदने आया था। उसने इधर उधर देखा और मोहन की गाड़ी की ओर बढ़ा। भाई, सब्जियां ताजी दिख रही हैं। मुझे झटपट आलू, टमाटर एंड लौकी दे दो। मोहन ने झटपट सब्जियां तौलकर रमेश को दी। रमेश ने जल्दी में पैसे दिए और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। मोहन ने पैसे गिने तो देखा कि रमेश ने गलती से 500 रुपए ज्यादा दे दिए थे। उसने सोचा, ये पैसे रमेश जी के हैं, मुझे इन्हें वापस करना चाहिए। जब मोहन ने गांव के कुछ लोगों को यह बात बताई तो कुछ लोग बोले, अरे मोहन, वह अमीर आदमी है, उसे इन 500 रुपयों का फर्क नहीं पड़ेगा। तू क्यों अपने ऊपर इतना बोझ ले रहा है? रख ले इन पैसों को। चाहे सामने वाला अमीर हो या गरीब, ईमानदारी का मोल सभी के लिए एक समान होता है। ये पैसे मेरे नहीं हैं और मुझे इन्हें लौटाना ही होगा। मोहन ने रमेश को बाजार में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रमेश वहां नहीं मिला। उसने दूसरे दुकानदारों से पूछा, भाई साहब, क्या आप रमेश जी को जानते हैं? वे कहाँ रहते हैं? हाँ, वह शहर में रहते हैं, लेकिन उनके घर तक पहुंचना मुश्किल है। अगले दिन मोहन अपनी पुरानी गाड़ी पर सब्जियां लादकर शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और मोहन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं गाड़ी का पहिया फंस गया तो कहीं धूप ने उसकी हालत खराब कर दी, लेकिन वह हर मुश्किल को पार करते हुए रमेश के घर पहुंचा। रमेश उस समय अपने बगीचे में आराम कर रहा था। रमेश ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रमेश जी, मैं मोहन, गांव का सब्जी वाला। कल आपने मेरी गाड़ी से सब्जियां खरीदी थी। गलती से आपने 500 रुपए ज्यादा दे दिए थे। मैं इन्हें लौटाने आया हूँ। तुमने इतनी दूर आकर सिर्फ 500 रुपए लौटाने के लिए इतनी मेहनत की, ये तो सचमुच ईमानदारी की मिसाल है। रमेश जी, पैसे चाहे 1 रुपये हों या 500, अगर वे मेरे नहीं हैं तो मैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मोहन, अब से मैं तुम्हारे खेत से ही सब्जियां खरीदूंगा। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। रमेश मोहन की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मोहन की परीक्षा लेने की सोची। वह देखना चाहता था कि क्या मोहन हर स्थिति में उतना ही ईमानदार और मेहनती रहेगा। रमेश ने अपने एक साथी व्यापारी राजेश से कहा, राजेश, मोहन एक अद्भुत इंसान है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह हर परिस्थिति में इतना ही ईमानदार रहता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल रमेश जी, बताइए क्या करना है। मैं उसे एक कठिनाई में डालूंगा और देखूंगा कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। रमेश ने मोहन को बुलाकर कहा, मोहन, मुझे कल एक बहुत जरूरी ऑर्डर के लिए 50 किलो सब्जियां चाहिए, लेकिन ध्यान रखना सब्जियां पूरी तरह ताजी और साफ सुथरी होनी चाहिए। साहब, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मोहन ने मेहनत शुरू की। उसने आसपास के गांवों में जाकर सब्जियां इकट्ठा की। इस प्रक्रिया में उसे देर रात तक काम करना पड़ा। अगले दिन मोहन अपनी पुरानी गाड़ी पर सब्जियां लादकर शहर के लिए निकल पड़ा। रमेश ने राजेश को एक ग्राहक बनाकर भेजा। राजेश ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे भी 50 किलो ताजी सब्जियां चाहिए। मैं तुम्हें रमेश से ज्यादा पैसे दूंगा। भाई साहब, माफ कीजिए, ये सब्जियां हम रमेश जी के ऑर्डर के लिए हैं, मैं आपको नहीं दे सकता। मैं 2 गुना पैसे देने को तैयार हूँ, सोच लो। दाम चाहे जो भी हो, मेरा वादा रमेश जी के साथ है। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता। कहा,
मोहन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने फिर से मुझे चौंका दिया है। मैंने राजेश को तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा था। साहब, इसका मतलब आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे थे? नहीं मोहन, मैं तुम्हारी ईमानदारी को परखना चाहता था और तुम हर बार सफल रहे। अब मैं तुम्हें एक और बड़ा मौका देना चाहता हूँ। रमेश ने मोहन को शहर में एक सब्जी की दुकान खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी। साथ ही उसने मोहन से कहा, अब से तुम मेरे सब्जियों के ठेके का मुख्य व्यक्ति हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को मैं सलाम करता हूँ। मोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। सीख: ईमानदारी और मेहनत हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिलाती है। ये मोहन की कहानी हमें दिखाती है कि हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। एक सुबह राधा जब अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसने साड़ी के पल्लू को सिर पर नहीं रखा हुआ था। कमला देवी, जो रसोई में बैठी थीं, यह देखकर नाराज हो गईं। उसने राधा को आवाज लगाकर बुलाया, राधा बहू, जरा कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी माँ जी, अभी आई। ये क्या हाल बना रखा है? साड़ी का पल्लू सिर पर क्यों नहीं है? तुझे नहीं पता कि इस घर की औरतें सिर पर पल्लू रखती हैं? अम्मा, मैं सिर पर पल्लू क्यों रखूं? ये 21वीं सदी है। आजकल तो महिलाएं ऐसे ही रहती हैं। क्या फर्क पड़ता है कि पल्लू सिर पर है या कंधे पर? फर्क पड़ता है बहू। सिर पर पल्लू न हो तो घर की इज्जत चली जाती है। गांव वाले क्या कहेंगे कि कमला की बहू कितनी बेपरवाह है? गांव वाले हमारे कपड़े देखकर हमारे बारे में क्यों सोचेंगे अम्मा? और इज्जत सिर पर पल्लू रखने से नहीं, इंसान के व्यवहार से बनती है। बहस मत कर मुझसे। तू जो कर रही है वो इस घर की परंपरा के खिलाफ है। अगर मेरी बहू बनकर रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। अम्मा, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान और सोच के साथ जीना चाहती हूँ। मैं कोई परंपराओं की गुलाम नहीं बन सकती। कमला देवी गुस्सा होकर वहां से चली गई। ये आजकल की बहुएं समझती क्या हैं? जो मन में आए वही करती हैं, किसी की बात नहीं मानती। आने दो, आज मेरे बेटे को इस बहू का जो फैशन का भूत चढ़ा है सब उतरवाऊंगी। मेरे घर में मेरी ही बात नहीं मानेगी, देख लूंगी उसे। एक दिन कमला की नजर राधा की अलमारी पर पड़ी। उसने अलमारी खोलकर देखी। ये क्या है? इतने सारे चमकीले और छोटे छोटे कपड़े क्यों रखे हैं? क्या तू ससुराल में ऐसे कपड़े पहनेगी? अम्मा, ये मेरे कॉलेज के दिनों के कपड़े हैं। मैं ये घर के बाहर नहीं पहनती। तेरे कॉलेज के दिन अब बीत गए हैं। ये सब कपड़े इस घर में जगह नहीं पा सकते। अम्मा, ये मेरे कपड़े हैं। इन्हें जलाने का अधिकार सिर्फ मुझे है। आप क्यों बार बार मेरे जीवन में दखल देती हैं? क्योंकि ये मेरा घर है और इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप खुश रहिए अपने नियमों के साथ। राधा ने गुस्से में अपनी चप्पल पहनी, बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। कमला देवी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कमला देवी ने सोचा कि राधा ज्यादा देर मायके में नहीं टिकेगी और जल्दी ही वापस आ जाएगी। लेकिन राधा ने मायके जाकर ठान लिया कि वह तब तक वापस नहीं लौटेगी जब तक कमला देवी उसके साथ अच्छा व्यवहार न करे। 2 हफ्ते बाद राधा के पति मोहन ने अपनी मां से बात की। अम्मा, राधा आपकी बहू है, लेकिन पहले वह एक इंसान है। उसे भी इज्जत और प्यार की जरूरत है। अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं थोड़ा ज्यादा सख्त हो गई थी। मैं राधा को वापस ले आऊंगी। कमला देवी जब राधा के मायके पहुंची तो राधा अपने कमरे में बैठी थी। राधा ने जब कमला देवी को देखा तो बोला, अम्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन सब कुछ अधूरा है। तू हमारे घर में नहीं है तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। अम्मा, क्या मैं वहाँ सही से रह पा रही थी? हर दिन आपके ताने और गुस्सा सहते सहते मैं थक गई थी। इसलिए मैंने सोचा दूर रहना ही बेहतर है। तुझे मेरी बातें बुरी लगती थीं, ये मुझे अब समझ आ रहा है। मैं शायद तुझसे थोड़ा ज्यादा सख्त हो गई थी, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मैं तो वैसे ही पली बड़ी हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी सख्ती तुझे इतनी तकलीफ दे रही है। अम्मा, मैंने हमेशा आपको माँ जैसा मानने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। शायद मैं गलत थी राधा। मेरी परवरिश पुराने जमाने की है और मैं अपने हिसाब से सब कुछ सही समझती थी।
लेकिन तूने मुझे यह एहसास दिलाया है कि समय बदल चुका है। मुझे भी बदलना ना होगा। अम्मा, मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा भी जीवन है, मेरी भी सोच है। मैं उसे छोड़कर नहीं जी सकती। मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं तेरी सोच और तरीकों का सम्मान करूंगी। तू तो इस घर की रौनक है। तेरे बिना सब सूना लगता है। क्या तू अपने घर वापस नहीं लौटेगी? अम्मा, अगर आप सच में मुझे समझने की कोशिश करेंगी तो मैं जरूर वापस चलूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बेटा? हम दोनों को एक दूसरे की बात समझनी होगी। मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करूंगी और आप मेरी आधुनिक सोच को स्वीकार करेंगी। हमें एक परिवार बनकर रहना होगा, न कि एक दूसरे के खिलाफ। मुझे तेरी यह शर्त मंजूर है। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा। मैं तुझे लेने आई हूँ। तेरे बिना घर अधूरा है। इस तरह सास और बहू के झगड़े का अंत हुआ और दोनों ने एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है।